हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई व्याकरण भाग के अंतर्गत ही हैं और व्याकरण भाग के अंतर्गत आज हम लोग वर्तनी की अशुद्धियाँ, वाक्य अशुद्धियों का शोधन और कुछ अन्य प्रश्नों के संबंध में भी देखेंगे। इसके पहले की कक्षाओं में बच्चों मैंने ऑलरेडी आपको व्याकरण भाग के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो और जितने भी वीडियोस हैं वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो सारे टॉपिक्स को आप देख लीजिए, उनकी वीडियोस देख लीजिए, आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और आज हम लोग इन तीनों टॉपिक्स के संबंध में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपका जो प्रश्न है वो मुख्य रूप से प्रश्न है कोष्टक में दिए गए वाक्य को रूपांतरित करना। ठीक है, इस प्रश्न के अंतर्गत ही आपको कई टॉपिक्स कवर होते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में से आपको मैंने भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण का प्रयोग, नहीं जोड़ना या हटाना, वाक्य लिंग वचन कारक, इन सब के संबंध में बता दिया है। वाच्य एवं काल परिवर्तन ये भी कंप्लीट हो गया है। अर्थ की रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, तत्सम तद्भव शब्द समूहों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ये सारे टॉपिक्स आपके मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इसकी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएगी बच्चों, तो आप उससे आप देख लीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए आप लोग। ठीक है, और आज हम लोग इन तीनों टॉपिक्स के संबंध में देखेंगे कि वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ क्या होती हैं, वाक्य की अशुद्धियों का शोधन और कुछ अन्य प्रश्न जो कि आपके व्याकरण भाग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यद्यपि आपका ये जो प्रश्न है वो एक एक नंबर का ही आता है और 8 नंबर के ही व्याकरण का भाग आपको आता है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, एक एक नंबर के ही प्रश्न आते हैं, लेकिन टॉपिक्स चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी टॉपिक से आपको प्रश्न आ सकता है। और ये जो प्रश्न आते हैं बच्चों वो बहुत ही इजी आते हैं, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए तो निश्चित रूप से किसी भी प्रश्न का उत्तर देना आपके लिए कठिन नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इन टॉपिक्स के विषय में देखते हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक क्या है कि वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ। ठीक है, तो आपको एक प्रश्न आता है एग्ज़ाम में कि 2 शब्द दिए हैं वो गलत तरीके से लिखे हैं, उसमें वर्तनी गलत लगी हुई है, मात्राएं अशुद्ध हैं, उनको आपको शुद्ध करना होता है। तो बच्चों हिंदी ऐसी भाषा है वो जैसी उच्चरित होती है वैसी ही लिखी जाती है, तो आपका उच्चारण अगर शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से आपके लिखने का जो तरीका है वो भी शुद्ध होगा, वो सही ढंग से आप लिखेंगे, मात्राओं में अशुद्धि नहीं करेंगे। ठीक है, तो सही प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश कीजिए हिंदी के शब्दों को, तो निश्चित रूप से लिखने में भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे कि आलोचना, जब हम सामान्य रूप में बोलने लगते हैं, बार बार किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो प्रचलित हो जाता है, कह सकते हैं। तो प्रचलित होने के संबंध में क्या होता है कि वो वही सही लगने लगता है। तो आलोचना जो है ये एक अशुद्ध शब्द है, लेकिन इसका शुद्ध रूप होता है आलोचना। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम सही उच्चारण करें शब्दों का। ठीक है, आगामी, तो यहाँ पे शुद्ध रूप इसका है आगामी। ठीक है, आने वाला। भारतीय, भारतीय, ये अगर हम भारतीय ऐसे उच्चारित करते हैं यहाँ पर तो गलत होगा, भारतीय। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि ई का, ऊ का, इस तरह का जो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ा ऊ की ऊ है, इस तरह के शब्द जो वॉवेल्स होते हैं उनके उच्चारण में बच्चे गलतियां कर जाते हैं, और जब उच्चारण गलत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी वर्तनी भी आप गलत ही लिखेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, श्रीमती, यहाँ पे शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, श्रीमती। ठीक है, परीक्षा, परीक्षा, ये शुद्ध रूप है। नदियाँ, नदियाँ नहीं होता, अगर जब हम नदियाँ बोलते हैं तो यहाँ पर वो अशुद्ध हो जाएगा, यहाँ पर नदियाँ, नदियाँ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, उच्चारित सही ढंग से करना है। दूध, दूध नहीं है, दूध ये अशुद्ध रूप है, दूध हो जाता है, ये शुद्ध शब्द है। वायु, वायु ना होकर के ये शुद्ध रूप है इसका वायु। ठीक है, ये शुद्ध शब्द है। रामायण, ये प्रचलित है, रामायण ही बोलते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसका शुद्ध शब्द है रामायण।
ठीक है। तो इस तरह के शब्द जो हैं आपको व्याकरण की पुस्तक में मिल जाएंगे, आप शब्दों को पढ़िए। और मैं तो ये कहूँगी बच्चों कि आप किसी भी शब्द को सही ढंग से उच्चारित कीजिए, जितना सही उच्चारित करेंगे उतना ही सही ढंग से आप मात्राओं में अशुद्धियाँ नहीं करेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम में बच्चों कुछ जो प्रश्न आते हैं उनके विषय में देख लेते हैं कि किस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जैसे एक प्रश्न आ गया आपका, निम्नलिखित वर्तनी को शुद्ध कीजिए, इस तरह से आपको लिखा होगा और आपको मान लीजिए 2 ये शब्द दे दिए गए और इनकी वर्तनी को शुद्ध करना है, यानी मात्राएं आपको शुद्ध करनी है, इस तरह से ही लिखने के लिए आता है। जैसे आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद इसका शुद्ध रूप होता है आशीर्वाद, ठीक है। पूज्यनीय इसका शुद्ध रूप होता है पूजनीय, ठीक है। तो इस तरह का ही प्रश्न आता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्तनी के जो शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं उनको आप पढ़िए, उनके शुद्ध और अशुद्ध रूप को भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो और उच्चारित सही ढंग से उच्चारित करने की कोशिश कीजिए, तो आपकी जो मात्राओं की अशुद्धियाँ हैं वो आपकी सुधर जाएंगी, ठीक है। और ये आपके केवल व्याकरण के लिए ही नहीं है इम्पॉर्टेंट, आपके लिटरेचर पोर्शन जब आप लिखते हैं उसमें भी आपकी वर्तनी जरूर शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि वर्तनी की अगर अशुद्धियाँ आपको ज़्यादा हैं तो उस पर मार्क्स आपके कट सकते हैं। तो मात्राएं यानी वर्तनी आपकी शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाक्य की अशुद्धियों का शोधन। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम केवल शब्द में ही मात्राओं की अशुद्धियाँ नहीं करते, लेकिन वाक्य में भी अशुद्धियाँ कर देते हैं, ठीक है। यानी वाक्यों को इधर उधर लिख देते हैं या विभक्ति चिन्हों का प्रयोग गलत करते हैं, जिससे कि वाक्य में भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं और वाक्य का अर्थ जो है स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि वाक्य के गत जो अशुद्धियाँ हैं उसका शोधन हम कैसे कर सकते हैं। तो भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है वाक्य। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण क्या होता है? व्याकरण के नियमों के ज्ञान का अभाव, ठीक है। यानी व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम किसी भाषा का ज्ञान करते हैं तो किसी भाषा का संपूर्ण ज्ञान करने के लिए हमें उसे सही ढंग से बोलने, लिखने, उच्चारित करने के लिए हमें उसके व्याकरण के नियमों का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो व्याकरण जो है हमें उस भाषा के व्यवस्थित रूप को से परिचित कराता है, ठीक है। व्याकरण का ऐसा ही कार्य है। तो व्याकरण के जो नियम हैं उसको भी हमें समझना चाहिए, ठीक है, तभी हम अशुद्धियाँ नहीं करेंगे। तो वाक्यगत जो अशुद्धियाँ होती हैं वो कई ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि व्यवहार में वाक्यगत अशुद्धियाँ निम्नलिखित स्तरों पर देखी जा सकती हैं। किन के कारणों से हो सकते हैं? जैसे कि अविकारी रूपों के प्रयोग की अशुद्धियाँ, ठीक है। अविकारी शब्दों के रूप में लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं आते हैं। इन शब्दों में भी परिवर्तन के कारण वाक्य अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। इन शब्दों का अगर हम गलत ढंग से प्रयोग कर रहे हैं तो भी हमारा वाक्य जो है वो अशुद्ध हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे है, इतनी रात बीती, तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पर बीती क्या है? ये अविकारी शब्द है और इसका गलत ढंग से हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हो गया। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा इतनी रात बीते। ये एक अविकारी शब्द है। तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके बाद है कारक चिन्ह के प्रयोग की अशुद्धियाँ। कारक चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उसकी वजह से भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं वाक्य में। जैसे कारक चिन्ह के उचित प्रयोग पर ध्यान न देने के कारण वाक्य प्राय यह वाक्य में अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम लोग, आकाश में जल बरस रहा है। ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा आकाश से जल बरस रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पर विभक्ति की गलती हुई है, विभक्ति में के स्थान पर से लगना चाहिए, ठीक, क्लियर। विकारी शब्दों के पद निर्माण में अशुद्धियाँ। अविकारी शब्दों के पद निर्माण जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यहाँ अविकारी नहीं विकारी शब्दों होगा। विकारी शब्दों के पद निर्माण अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के शब्द प्रयोग के कारण भी वाक्य में अशुद्धियाँ आती हैं, ठीक है। इस वजह से भी होता है। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं, धोबी कपड़े धोती है,
ठीक है। यहाँ स्त्रीलिंग में यहाँ पर क्रिया रूप रखा गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, धोबी कपड़े धोता है, ठीक है। यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया रूप को लिखना चाहिए। पदक्रम की अशुद्धियाँ, यानी अलग अलग ढंग से हमने शब्दों को किसी व्यवस्थित क्रम में न रख करके अलग अलग रूप में रख दिया, तो उसे कहते हैं पदक्रम की अशुद्धियाँ। जैसे गाय का ताकतवर दूध होता है, ये क्या है, एक अशुद्ध वाक्य है। इसको एक शुद्ध वाक्य में परिवर्तित कैसे करेंगे हम, गाय का दूध ताकतवर होता है, यानी यहाँ पे दूध की बात कही जा रही है कि दूध ताकतवर होता है और गाय का दूध ताकतवर होता है, ठीक है। ठीक, तो कर्ता जो है वो गाय है, उसका दूध जो है वो कर्म है, और ताकतवर होता है उसके संबंध में बताया जा रहा है। तो ये एक व्यवस्थित क्रम है, शुद्ध रूप है वाक्य का। वाच्य संबंधी अशुद्धियां भी हो सकती हैं, जैसे कि राम के द्वारा रावण मारते हैं, ये एक अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध रूप में कैसे कहेंगे, राम के द्वारा रावण मारा गया, ठीक है। वाच्य में क्या होता है बच्चों, जिस भी कर्ता या कर्म का जो भी रूप होता है, उसके जो वचन होते हैं, लिंग वचन के अनुसार ही उसकी क्रिया का भी लिंग वचन लिखा जाता है, ठीक है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर ये शुद्ध रूप हो जाएगा वाक्य का। पुनरुक्ति की अशुद्धियाँ, पुनरुक्ति क्या होता है बच्चों, यानी बार बार किसी भी शब्द को दोहराना, ठीक है। जैसे एक ही भाव को दो बार कहने से वाक्य जो है अशुद्ध हो जाता है। एक ही बात हम कहने हैं लेकिन दो तरीके से कह रहे हैं, वहाँ पर एक ही शब्द, एक ही वाक्य में हमने दोनों ही शब्दों का प्रयोग कर दिया। जैसे मैं यहाँ कुशल पूर्वक से हूँ, ठीक है, यहाँ पर पूर्वक और से हूँ, ये दोनों ही शब्दों का यूज़ किया है यहाँ पर, तो ये अशुद्ध हो गया। इसका सही रूप क्या हो जाएगा, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, ये हो जाएगा। या अगर हमें से का प्रयोग करना है तो मैं यहाँ कुशल से हूँ, इस तरह से शुद्ध वाक्य का निर्माण होगा, ठीक है। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वाक्य में अशुद्धियाँ हो जाती हैं, तो इनको हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, और ध्यान दे करके ही हम ज़्यादा से ज़्यादा वाक्यों को पढ़ेंगे तो उनकी जो गलतियां हैं वो हमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो प्रश्न भी आपके बहुत कठिन नहीं आते हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोटे मोटे नियमों को आप जान लीजिए, बस उतना ही काफ़ी होगा आपके लिए, ठीक है। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं बच्चों, कुछ प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं कि किस ढंग से ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण है कि को एक बार बुलाया बीरबल ने अकबर, ये क्या है, पदक्रम की गलतियां हैं, यानी अलग अलग ढंग से लिख दिया गया है इसको, लेकिन इसको उचित क्रम में लिखना है। तो उचित वाक्य रचना के आधार पे हमें वाक्य को पुनः लिखना है। तो अकबर ने एक बार बीरबल को बुलाया, ठीक है। यहाँ पर कर्ता, कर्म और फिर क्रिया, इस तरह से पूरा वाक्य जो है व्यवस्थित क्रम में लिखना है आपको। कृपया मुझे घर पहुँचाने की कृपा करें, ये वाक्य की अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर कृपया और कृपा दो शब्द, दो बार इसका यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम सही शुद्ध वाक्य कैसे बनाएंगे, कृपया मुझे घर पहुँचा दें, ठीक है, ये हो गया, या मुझे घर पहुँचाने की कृपा करें, ये दोनों ही रूपों में ये शुद्ध हो जाएगा वाक्य। एक और है, उदाहरण है, मेरे पिताजी ने मुंबई जाना है, यहाँ पर विभक्ति का गलत है, विभक्ति चिन्ह जो है वो गलत लगाया गया है, इस वजह से वाक्य अशुद्ध हो गया। तो इसको शुद्ध करना है, तो मेरे पिताजी को मुंबई जाना है, ठीक है। यहाँ पर संबंधवाचक विभक्ति का प्रयोग किया गया, ठीक है। फिर दूसरा है, कल आप कहाँ गया था, ठीक है, ये वाक्य को शुद्ध करना है, कल आप कहाँ गए थे, ठीक है। घर जाने में एकमात्र 4 दिन शेष हैं, ठीक है, यहाँ पर भी गलती है, वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर एकमात्र और 4 दिन, ये ऐसे यूज नहीं कर सकते हम। यहाँ पर क्या शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, घर जाने में मात्र 4 दिन शेष हैं, ठीक है। अभी दूसरा है उदाहरण, करे कार्य पूरा ईश्वर आपका हो, यहाँ पर पदक्रम गलत है, इसके कारण वाक्य अशुद्ध है। शब्दों को क्रम से लगाकर उचित वाक्य बनाइए, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा, ईश्वर करे आपका कार्य पूरा हो, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न आते हैं वाक्यगत अशुद्धियों का शोधन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वाक्य शुद्ध कीजिए, या फिर कोई एक शब्द दे दिया
पदक्रम की गलतियां हैं। तो इस तरह से सिंपल से आपको प्रश्न आएंगे, आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे बच्चों, बहुत कठिन नहीं होता है। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपका व्याकरण पोर्शन बिल्कुल कठिन नहीं होता, बस थोड़ा सा समझ करके आप पढ़ लीजिए। 2 से 4 बार अगर आपने पढ़ लिया है तो निश्चित रूप से आपका पूरा व्याकरण का पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ और भी प्रश्न आते हैं इन टॉपिक्स के अलावा, कुछ मिले जुले से प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि कुछ शब्द दिए हैं उसको आपको उसी के अनुसार चेंज करना है उस वाक्य में। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रश्न मैंने लिए हैं, यहाँ पर तुम्हारा उत्तर सुनकर मैं संतुष्ट हुआ। यहाँ पर प्रश्न है मैं के स्थान पर मुझे का प्रयोग करना है, यानी सर्वनाम ही है, यहाँ पर सर्वनाम का ही एक तरह से प्रयोग आपको अलग ढंग से करना है। इसका उत्तर हो जाएगा तुम्हारा उत्तर सुनकर मुझे संतुष्टि हुई, क्योंकि यहाँ पर मुझे शब्द का प्रयोग करना है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर आपके क्रिया में भी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, एक नवयुवक को यह बंधन पसंद नहीं आया। यहाँ पर पसंद के स्थान पर अच्छा शब्द का प्रयोग करना है आपको। ठीक है, तो एक नवयुवक को यह बंधन अच्छा नहीं लगा। ठीक है, तो इस तरह से आप वाक्य को परिवर्तित कर सकते हैं बच्चों। तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है, यहाँ पर तुम्हें के स्थान पर तुम का प्रयोग करना है, यहाँ पर भी सर्वनाम का ही आपको चेंज करना है। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें के स्थान पर हमें तुम का प्रयोग करना था। ठीक है, उस तरह से हमने वाक्य को चेंज करने की कोशिश की, तो यहाँ पर भी आपके चेंज हो गया क्रिया में भी। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता, यहाँ पर किसी का प्रयोग कर वाक्य को पुनः लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता, तो कोई नहीं जानता के स्थान पे आपको किसी का प्रयोग करना है, किसी शब्द का। तो इस प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं आता। तो थोड़े थोड़े से परिवर्तन है बच्चों, और इन थोड़े थोड़े परिवर्तन से ही वाक्य जो है वो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, उनके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वर्तनी की अशुद्धि है, जिसके कारण आपको वो शब्द अशुद्ध हो जाता है, वाक्यगत अशुद्धियाँ हैं। तो इस तरह के कई टॉपिक्स हैं, कई आपके टॉपिक्स के अंतर्गत ही पूरा व्याकरण आपको आता है। तो व्यवहारिक व्याकरण ही आता है आपको, बहुत ज़्यादा आपको व्याकरण का नियम या परिभाषा आपको नहीं जाननी है। ठीक है, तो छोटे छोटे से टॉपिक्स ही आते हैं जो कि आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ रखा है, सिर्फ उसको आपको इसमें प्रयोग के रूप में यहाँ पर प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए आज। यहाँ से पूरे जो टॉपिक्स हैं आपके व्याकरण भाग के, और विलोम और भाववाचक संज्ञा बनाना, इससे संबंधित जो अलग प्रश्न आते हैं उसके संबंध में भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी, उन वीडियोस से आप पूरे अपने व्याकरण पोर्शन की तैयारी कर लीजिए। और मैं बार बार कह रही हूँ बच्चों कि आपको कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, ये सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करा दिए। और मैं बार बार यही कहूँगी बच्चों कि आपके कठिन प्रश्न नहीं आते। आईसीएसई व्याकरण का जो पूरा पोर्शन है वो आपको व्यवहारिक ज्ञान कराता है, व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान कराता है। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा समझ करके ही पढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे, आपके 8 मार्क्स पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे 2021-22 बोर्ड्स दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि उनको एक ऑप्शन दे दिए जाएंगे। किसी भी प्रश्न के 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको टिक करना है। लेकिन आपको पढ़ना तो ज़रूर है बच्चों, पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो मेरी ये सलाह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, शब्दों को पढ़िए, वाक्यों को पढ़िए, थोड़े नियमों को समझ लीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जब पढ़ेंगे, बार बार किसी चीज़ को पढ़ेंगे, तो आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा, तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।